नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्टिकल 21A में। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज मैं बात करने वाला हूँ आज के करंट अफेयर्स की। तो आज दिनांक 21 अगस्त 2025 है, थर्सडे। ठीक है, मैं हूँ अविनाश कुमार और हर रोज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ डेली करंट अफेयर्स। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है करंट अफेयर का, एफआरबीएम अधिनियम 2023 के तहत एफआरबीएम फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत एफआरबीएम अधिनियम पर रिपोर्ट संसद में किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो कैग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। कैग कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा जो है ये एफआरबीएम अधिनियम पर रिपोर्ट संसद में हर वर्ष पेश किया जाता है। ठीक है, रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो मुख्य बिंदु क्या है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो है 2020-21 का जो कितना था 61.38%, और मार्च 2024 के अंत तक कितना रह गया? मार्च 2024 के अंत तक 57% रह गया। तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का जो ऋण है 2020-21 में 61.38% था, वो मार्च 2024 में 57% रह गया है। ठीक है, तो सरकारी कर्ज में बढ़ोतरी, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 से 23-24 के बीच केंद्र सरकार के कर्ज की वृद्धि की गति जीडीपी की वृद्धि से कम रही है। जीडीपी जिस तरह से बढ़ा है, क्या बोला कि 2020-21 के रिस्पेक्ट में 2023-24 में जीडीपी की वृद्धि की गति की तुलना में जो हमारी कर्ज लेने की गति है वो कम हुई है। ठीक है, कम हुई है। ओके, तो चलिए एफआरबीएम का काम क्या है? एफआरबीएम एक्ट क्यों है ना? तो एफआरबीएम एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एफआरबीएम एक्ट 2003 में लाया गया। एफआरबीएम फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के नाम से लाया गया। इसका काम क्या है कि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखना। घाटे, देश का जो घाटा होता है और जो ऋण जो लिया जाता है, इन सब को भी कम करने पर ध्यान देना है। ये सब काम है एफआरबीएम एक्ट के अंदर होता है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा जन विश्वास विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग संबंधी सुधारों को आगे बढ़ाना है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग संबंधी सुधारों को आगे बढ़ाना है। जन विश्वास विधेयक में इन चीज़ों की चर्चा की गई है, जो हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग संबंधी सुधारों को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो एक पहल है हमारे सरकार की कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसी के लिए जन विश्वास विधेयक जो है 2025 लोकसभा में पेश किया गया है। इसमें 10 मंत्रालयों, 10 विभागों, 10 मंत्रालयों के 16 केंद्रीय कानून जो है उसमें 355 संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। कितना संशोधन होगा? 355 संशोधन। एक बार डिटेल में देखें कि क्या क्या संशोधन है, उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे देश पे, हमारे जनता पे। ठीक है, तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत 10 मंत्रालयों के 16 कानून के 355 संशोधन किए जाएंगे। ठीक है, चलिए
तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो का उद्देश्य क्या है? पोक्सो का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो पोक्सो का उद्देश्य है बच्चों को यौन हमले, बच्चों को उद्देश्य बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसी अपराधों से बचाना, और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाना। ठीक है, पोक्सो का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाना। तो हाल ही में कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक महिला के विरुद्ध पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दी है। इसका मतलब ये है कि पोक्सो अधिनियम जो है पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होता है। पुरुष महिला दोनों पर लागू होता है। पोक्सो अधिनियम जो है पुरुष और महिला दोनों पर लागू होता है। लिंग निरपेक्षता, यह अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो तो हमने अभी बात किया लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में। इसका उद्देश्य है बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आज का डेली करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वदेशी एआई होगा दोस्तों, एआई पावर ब्लड टेस्टिंग टूल्स का समर्थन किस संस्था ने किया है? तो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने टीडीबी ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वदेशी एआई पावर ब्लड टेस्टिंग टूल्स का समर्थन किया है। तो अब थोड़ा सा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के बारे में हम जान लेते हैं। ये क्या है? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की स्थापना जो है 1996 में होती है और एक अधिनियम लाया जाता है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995, इसी के बेसिस पे ये प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का उद्देश्य क्या है? स्थापना करने का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास, स्वदेशी अपने देश में टेक्नोलॉजिकल विकास और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा विपक्षी दल द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है 124 का 4 आर्टिकल अनुच्छेद 124 के 124 क्लॉज 4 में वर्णित है। ठीक है,
तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ये संविधान के अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है। सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 124(4) में उल्लिखित है। अनुच्छेद 324 जो है, अनुच्छेद आर्टिकल 324 का 5 में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से, जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको जिस तरह से हटाया जाता है उसी के आधार पे आपको ये सीईसी को भी हटाना होता है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी सदन में कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव को शुरू किया जाता है। किसी भी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा में कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव शुरू किया जाता है। उसके बाद प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद, अब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो उसके बाद एक समिति बनाई जाती है। एक समिति जो है जांच करती है, समिति जो है इसकी जांच करती है और फिर समिति जांच करने के बाद इस प्रस्ताव को दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होना चाहिए इस पे। ठीक है, पहले लोकसभा राज्यसभा में बिल को प्रस्ताव को पेश किया जाता है, फिर समिति बनाई जाती है। समिति बनाने के बाद 2/3 से लोकसभा राज्यसभा उसको पास करता है, फिर प्रेसिडेंट का साइन अनुमोदन करके उसे हटाया जाता है सीईसी को। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये था सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये वन लाइनर टाइप है। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि साकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? साकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जापान में साकुरा विज्ञान कार्यक्रम जो है जापान में आयोजित किया गया है। भारत के 34 प्रतिभागी यहाँ शामिल हुए थे। भारत से कितना? 34 लोग शामिल हुए हैं। ठीक है, तो साकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 कहाँ? तो जापान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी एवं उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की बात की है? तो चीन ने जो है सो दुर्लभ पृथ्वी एवं उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की बात की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस संस्था ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की वापसी की, तो किस संस्था ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की वापसी की प्रक्रिया अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है? तो वापसी की प्रक्रिया जो है अस्थायी रूप से निलंबित की है किस संस्था ने? तो ये संस्था है आपका UNHCR। ठीक है, तो UNHCR ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की वापसी की प्रक्रिया अस्थायी रूप से निलंबित की है। तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं UNHCR के बारे में। तो UNHCR जो है इसकी उत्पत्ति जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई UNHCR की स्थापना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के जैसे ये काम करता है। शरणार्थी एजेंसी के जैसे काम करता है जो शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित समुदायों और निर्वासित लोगों के जीवन को बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य है, समझ में आया उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि यह संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी
के जैसे काम करती है और शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित समुदायों और निर्वासित लोगों के जीवन को बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है यूएनएचसीआर का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसे जो है ये यूएनएचसीआर को 1954 और 1981 में 2 बार नोबल शांति पुरस्कार भी मिला है। नोबल शांति पुरस्कार दिया गया है 2 बार। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक रूप से की गई है? तो किस मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी जो हमारा अभियान है इसकी शुरुआत की गई है? तो ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है ये आदि कर्मयोगी अभियान शुरू की गई है। ठीक है, आदि कर्मयोगी अभियान वास्तव में जमीनी स्तर से शासन के पुनर्निर्माण की पहल है। ये एक पहल है जिससे जमीनी स्तर के शासन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यह पहला जनजातीय मूल्यों से प्रेरित होगी और स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में संचालित होगी। कौन संचालन करेगा इस अभियान का? तो स्थानीय नेताओं द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान का संचालन किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य क्या है? अभियान का उद्देश्य है जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना। उद्देश्य क्या है? समुदायों को सशक्त बनाना। ठीक है, जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना। ठीक है, और उत्तरदायी और जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना। उत्तरदायी और जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए उद्देश्य समझ में आया आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, 20 लाख लोगों को 1 लाख गाँवों में बदलाव लाने की बात की जाती है और 20 लाख नेतृत्वकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करना है। 20 लाख लोगों का नेटवर्क तैयार करना है 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जो हैं इसके 550 जिलों में 20 लाख लोगों को तैयार करना है इसके लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस समिति के रिपोर्ट में सभी राज्यों में उद्योगों के समान वितरण का आह्वान किया गया है? तो किस समिति के रिपोर्ट में सभी राज्यों में उद्योगों के समान वितरण का आह्वान किया गया है? तो वित्त संबंधी अस्थायी समिति तो वित्त संबंधी अस्थायी समिति ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें सभी राज्यों में उद्योगों के समान वितरण का आह्वान किया है। तो समिति ने कहा है कि उद्योग राज्य सूची का विषय है। उद्योग जो है राज्य सूची का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार को इसमें अपना कुछ ना कुछ करना चाहिए। केंद्र सरकार की पहल सभी राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होनी चाहिए, है ना। तो इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में भी राज्यों में औद्योगिक विकास के बीच मौजूद असमानताओं पर
प्रकाश डाला गया है। असमानता बहुत ज़्यादा असमानता है ना यार। तुम एक तरफ देखोगे तो गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में औद्योगिकरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा लाभ उठाया जाता है। लेकिन उत्तरी और पूर्वी राज्यों में जैसे कि बिहार हो गया है ना, तो इन सब जगहों पे बहुत कम है, बहुत कम है यहाँ पे। और एक बात है कि अगर आप भारत का विकास चाहते हैं, अगर सरकार भारत का विकास करना चाहती है तो आपको क्या करना चाहिए, जो पिछड़े राज्य है उनको वहाँ पे औद्योगिकरण शुरुआत करना चाहिए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने की ज़रूरत है ना। तो उद्योग वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे उद्योग नहीं है, जहाँ पे है वहीं पे सरकार जो है अभी भरे जा रही है उद्योगों को, है ना। तो चलिए, तो खैर हमको पढ़ाई करना है, तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्या है, निर्वाचन आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? पात्रता की बात हो रही है इस प्रश्न में, ठीक है। निर्वाचन, बाकी डिटेल तो हम देखेंगे। और इस प्रश्न में क्या बात हो रही है, निर्वाचन आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, है ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद है आपका 66 अनुच्छेद, ठीक है। पात्रता जो है अनुच्छेद 66 में दिया गया है। और पात्रता क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिक होने चाहिए वो। और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र होना चाहिए, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा का सदस्य चुना गया नहीं हो, चुने जाने के पात्र होना चाहिए, चुने जाने के पात्र होने चाहिए, ठीक है। भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हो। तो सरकार के लाभ के पद पर, सरकार में लाभ के पद पर न हो, ठीक है। तो चलिए, निर्वाचन आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जो जारी की है उसकी पात्रता जो है आर्टिकल 66 में वर्णित है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले नामांकन करना होता है, उसके बाद मतदान होती है, ठीक है। तो नामांकन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि प्लस 15,000 रुपये की जमानत राशि भी देनी होती है। और नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन सूची में नाम की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाती है कि निर्वाचन सूची में उनका नाम है नहीं या नहीं है, ये बस औपचारिकता है, ठीक है। तो ये करना होता है। उसके बाद मतदान होता है। मतदान, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं शामिल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति से गुप्त मतदान करते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वन लाइनर है कि अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया गया है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस ललित कला अकादमी हाल ही में किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद पुखरम्बम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है, इसकी लागत कितनी है? केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है, इसकी लागत कितनी है? तो 1507 करोड़ रुपए इसकी लागत है। 1507 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ठीक, अगला प्रश्न है कि चीनी विदेश मंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ने के बाद से पहली बार भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान चीनी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के साथ किस वार्ता की सह अध्यक्षता की है? तो विशेष प्रतिनिधि प्रतिनिधि वार्ता की सह अध्यक्षता जो है किसने किया है? चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने एक साथ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या बातें हुई है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सीमा प्रबंधन पर सहमति हुई है, सीमा प्रबंधन पर सहमति हुई है। ठीक है, दोनों देशों ने एक निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य सीमा समाधान के लिए प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय मंत्री ने आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ने आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय सलाहकार समिति को किस मंत्रालय के द्वारा और किस अधिनियम के तहत गठित किया जाता है? तो इसका जवाब है कि संसदीय सलाहकार समिति जो है ये संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है भारत सरकार नियम 1961 भारत सरकार नियम 1961 के तहत सलाहकार समितियों को गठन करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय जो है भारत सरकार नियम 1961 के तहत जो है ये सलाहकार समितियों का गठन करती है। समिति का उद्देश्य क्या होता है? सांसदों के बीच समिति, ये जो संसदीय सलाहकार समिति होती है क्या काम करती है? तो उद्देश्य क्या होता है इसका? सांसदों के बीच सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना। सांसदों के बीच सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका काम होता है। किसी सलाहकार समिति में न्यूनतम 10 और अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम 10 और अधिकतम मैक्सिमम कितना? 30 सदस्य जो होते हैं वहाँ पे हो सकते हैं। सलाहकार समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। ठीक है, स्वैच्छिक होती है। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस उच्च न्यायालय में एक अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की है? तो भारत के राष्ट्रपति ने एडिशनल जज की नियुक्ति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में की है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति ने एक एडिशनल जज की नियुक्ति की है। तो नियुक्ति की वजह क्या है? न्यायाधीश की नियुक्ति की वजह क्या है? तो राष्ट्रपति अगर चाहती हैं कि कार्यभार बढ़ गया है न्यायालय में जो है, सो जजों पे कार्यभार बढ़ गया है उच्च न्यायालय में, तो
और लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई है तो संबंधित न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, नियुक्ति जो है कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 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 224 क्लॉज 1, आर्टिकल 224 के अंतर्गत जो है ये नियुक्ति की जाती है एडिशनल जजेस की। नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है प्रस्ताव को अनुमोदित करता है, उसके बाद ही होता है। कार्यकाल क्या होता है, अधिकतम 2 वर्ष तक होता है। ये जो एडिशनल जजेस होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। याद रखना है 2 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, लिख लेना है। जो भी मैं बताता हूँ उसे आपको लिख लेना है, फिर याद रखना है, क्योंकि ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किस फिल्म ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वोत्तम सम्मान जीता है, तो होमबाउंड फिल्म का नाम है होमबाउंड। ठीक है, होमबाउंड जो है ये सर्वोच्च सम्मान जीता है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वोच्च सम्मान जीता है होमबाउंड ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की बात हो रही है दोस्तों। हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। तो अगला प्रश्न है हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है, तो नेपाल को जो है सो रूबेला मुक्त घोषित किया है। और दक्षिण पूर्व एशिया में ये पहला देश हो जाएगा, नेपाल पहला देश हो जाएगा जिसे रूबेला मुक्त डब्ल्यूएचओ के द्वारा घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कच्चे कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्कों से छूट की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई है। कच्चे कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्कों से छूट की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई है, तो सीबीआईसी के द्वारा। सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, तो इसने जो है सीबीआईसी ने कच्चे कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्कों से छूट की अधिसूचना जारी की है। तो सीबीआईसी की जब हम बात करते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की बात करते हैं, तो इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है सीबीआईसी का, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना जो है सीबीआईसी की स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई है। यह एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्थाएं कितने तरह की होती है, 2 तरह की, वैधानिक ठीक है, वैधानिक और अवैधानिक। तो ये वैधानिक संस्था है ना, तो ये क्योंकि किसी एक्ट के अंदर द्वारा बनाया गया है, तो ये एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, इसे पहले केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड कहा जाता था। इसको पहले क्या कहा जाता था, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित नीतियों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करना। नीति बनाना है, किस चीज़ का नीति, सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित नीतियों का निर्माण करना है और उनका क्रियान्वयन करना है, और तस्करी की भी रोकथाम का कार्य ये करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पलमायरा तार के वृक्ष आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने में उपयोगी साबित हो रहा है। यह किस भारतीय राज्य का राजकीय वृक्ष है, तो ये तमिलनाडु का, कहाँ का, तमिलनाडु। तार का बात हो रहा है। तार देखे ना, लंबा सा पेड़ होता है तार। ठीक है, तमिलनाडु गांव में देखने को मिलता है, और तमिलनाडु की तरफ तो बहुत ज़्यादा है ना।
तो ये तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष है। पलमायरा तार के वृक्ष जो है आकाशीय बिजली, जब बिजली गिरती है तो उसके सर पे गिरती है, तार का ऊपरी परत जो होती है उस पे गिरती है और वहाँ पे जल करके बिजली खत्म हो जाती है। इससे क्या है, लोगों की मौत कम हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये वृक्ष लीन सीजन के दौरान हाथियों के लिए आहार के स्रोत भी होते हैं। हाथियों का आहार भी होता है, हाथियों का आहार या भोजन। ठीक है, इसके लिए भी ये काम आता है। नेटिव जो है ये कहाँ का नेटिव है, इंडिया का नेटिव नहीं है, ये नेटिव है अफ्रीका का या उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का स्थानिक वृक्ष है। ठीक है, अफ्रीका उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का स्थानिक वृक्ष है। यह तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है, तमिलनाडु का ये राजकीय वृक्ष है। ठीक है, तो ये कैसी मृदा में इसको जन्म लेने के, इसको बढ़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कैसी मृदा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो रेतीली, लाल, काली और जलोढ़ मृदा में ये उग सकती है। वर्षा 750, रेतीली, लाल, काली, जलोढ़, इन सब मिट्टी में ये जो है सो उग सकती है। और वर्षा कितना होना चाहिए उस एरिया में, 750 mm का वर्षा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। ठीक है, 750 mm या इससे कम वाले जो वर्षा के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा ICSSR। क्या है प्रश्न कि ICSSR महाराष्ट्र में चुनाव से संबंधित डेटा में हेरफेर के आरोप के मामले में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS को नोटिस जारी करेगा। इसकी स्थापना कब हुई है? ICSSR महाराष्ट्र में चुनाव से संबंधित डेटा में हेरफेर जो हुई है उसके आरोप के मामले में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDC को नोटिस जारी करेगा। इसकी स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई है। 1969 में ICSSR की स्थापना हुई है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, परिषद। तो इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई है। ICSSR केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। यह सामाजिक और मानविकी विज्ञान में अनुसंधान हेतु भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था है। क्या करता है? इसका काम क्या है कि यह सामाजिक और मानविकी विज्ञान में अनुसंधान हेतु भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी और एयर इंडिया के बीच सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है? तो किस कंपनी और एयर इंडिया के बीच? तो इंडियन ऑयल और एयर इंडिया के बीच जो है ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन। आपको ध्यान देना चाहिए कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है। सस्टेनेबल ये एविएशन फ्यूल जो होता है क्या होता है, अभी इंडियन ऑयल जो है इसको बनाने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता किया है। यह एक जेट के लिए जो जहाज होती है उसके लिए वैकल्पिक ईंधन का स्रोत है। वैकल्पिक ईंधन का स्रोत है। ठीक है, जिससे पर्यावरण में उत्सर्जन कम होगा। किसका उत्सर्जन कम होगा? ये ग्रीन हाउस गैसेस के। ठीक है, वायु परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मददगार है। यह गैर पेट्रोलियम
फीड स्टॉक से बनाया जाता है। ठीक है, गैर पेट्रोलियम फीड स्टॉक जो कच्चा माल होता है, मकई के दाने, तिलहन, शैवाल, खाद्य अवशेष में बसा, है ना, तो इन सब से ये बनाया जाता है। ठीक है, इसे उपलब्धता के आधार पर पारंपरिक एविएशन टरबाइन फ्यूल में 50% तक मिलाया जाता है। पारंपरिक जो एविएशन फ्यूल है, ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है उसमें 50% तक, 50% तक इसमें जो है सो SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को हम मिक्स कर देते हैं, फिर जहाज़ में डालते हैं, फिर वो उड़ता है ना। इससे पॉल्यूशन कम होता है। समझ गए? तो चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न कुछ नहीं है, ख़त्म है। तो यहीं पे हम अपने आज के करंट अफेयर के क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। और देखते रहिए हमारा जो कॉन्टेस्ट है YT क्विज एंड प्राइज, हर रोज़ शाम 6 बजे से 7 बजे तक, जहाँ पर मैं हर प्रश्न पे कुछ इनाम देता हूँ। ओके, बाय।